नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। आज बहुत बड़ा मुद्दा जिसको लेकर हम हाजिर हैं और उस पर जवाब तो लेकर रहेंगे। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भारत के मुसलमानों को लेकर एक बयान दिया जिस पर सियासत शुरू हो गई। बयान यह था कि मुसलमानों को देश में डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके कई मायने निकाले जाने लगे। विपक्ष ने इस बयान के पीछे की हिंदू मुस्लिम एकता की नेक मंशा को दरकिनार कर सिर्फ सियासत देखी और बस घेरने की कवायद शुरू कर दी। एक तरफ हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई पाटने की लगातार कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक वाली राजनीति हावी हो रही है। देश को एक सूत्र में पिरोने की मंशा या गंगा जमुनी तहजीब में तालमेल बिठाने की कोशिश। भागवत के बयान पर कई सवालों का बस एक जवाब, मुस्लिमों को देश में डरने की जरूरत नहीं। इस बयान के बाद हौसला बुलंद तो हुआ, लेकिन सियासत ने भी रफ्तार पकड़ ली। दरअसल मोहन भागवत ने कहा कि सरल सत्य है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। आज भारत में रह रहे मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, इस्लाम को कोई भय नहीं है, लेकिन उन्हें अपने वर्चस्व वाले बयान छोड़ने चाहिए। संघ प्रमुख के इस बयान से सियासत गर्मा गई। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर तल्ख लहजे में टिप्पणी की। हालांकि ये पहला मौका नहीं जब भागवत ने एकजुटता की ओर से कदम बढ़ाया है, और उससे पहले भी उन्होंने मस्जिद और मदरसों का दौरा किया ताकि इस दूरी की खाई को भरा जा सके। वहीं इन तमाम विरोधों के बीच शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने मोहन भागवत के इस बयान को सकारात्मक बताया और इसे उसी ढंग से लेने की अपील की। मौलाना यासूब अब्बास, जनरल सेक्रेटरी शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कुल मिलाकर मोहन भागवत का यह बयान देश को एक सूत्र में बांधने वाला है। ऐसे में सवाल ये कि विपक्षी दल इसमें सिर्फ हिंदू मुस्लिम की सियासत क्यों कर रहे हैं। मेरे देश की खूबसूरती यही है कि यहाँ भांति भांति के रंग के जो फूल हैं वो खिले हैं और ये खिले रहें। इसके लिए इसे प्यार से सींचना जरूरी है, और जो नफरत का बीज बोएगा उसे तो कांटे ही मिलेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं वैभव अग्रवाल, नेता बीजेपी जल्द होंगे हमारे साथ। डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस, जल्द होंगे। दानिश कुरैशी जुड़ चुके हमारे साथ, प्रवक्ता एआईएमआईएम। रतन शारदा, राजनीतिक विश्लेषक, जल्द होंगे हमारे साथ में। हाजी खान साहब, इस्लामिक स्कॉलर है, जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हाजी खान साहब, आप ही के साथ करूंगी, पढ़े लिखे क्योंकि आप हैं, और मैं समझती हूं कि आप बेहतर तरीके से बातचीत करेंगे जब आज एकता की मिसाल की बात हो रही है, जब आज एकता की बात हो रही है, जब आज ये भांति भांति के फूलों की बात हो रही है जिनको प्यार से सींचने की बात हो रही है। तो ये मोहन भागवत के बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए पूजा जी, बात यह है कि देश हमारा जो है, इसकी खूबसूरती यही है। जब देश की आज़ादी हो रही थी तो इस देश की आज़ादी की लड़ाई में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे हिंदुस्तानी बनकर एक साथ खड़े हुए अंग्रेजों को इस देश से हमने। अच्छा, एक बात मैं कहूंगी, ना कोई हिंदू, ना मुसलमान, ना कोई ईसाई, ना कोई बुद्ध, हर कोई हिंदुस्तानी है। मैंने यही तो कहा मैडम, मैं इसीलिए रिपीट कर रही हूं, मतलब हर कोई हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान की होने के नाते और भारत में रहने के नाते हमारे देश को अगर उन्नति और विकास और ऊपर ऊंचाइयों की तरफ ले जाना चाहते हैं तो हमारे मुल्क के एक एक नागरिक को और सारी पार्टियों को जो इस देश की राजनीति में हिंदू और मुसलमानों की बीच में दूरियां पैदा करती हैं, इन सबको नकारना होगा और देश को एकता और अखंडता के साथ इस देश को सुपर पावर बनाने के लिए सुनील कौशिक साहब को, मुझे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सारे लोगों को देश के एक साथ मिलकर इस मुल्क को बुलंदी की तरफ ले जाना। आप कह रही थी ये फूल के मानिंद है, हमारा गुलशन के मानिंद है, एक गार्डन के मानिंद है। इसमें अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यही बात डरने की और डराने की। मोहतरमा, हम आप ये बताना चाहेंगे पूजा जी कि मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला है कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और हम अल्लाह के अलावा दुनिया की किसी मखलूक से न डरते हैं और न डरेंगे। रही हमारे मुल्क में एकता होना चाहिए,
और हम मोहन भागवत जी की इस बात का स्वागत करेंगे, यूं करेंगे स्वागत कि अगर देश को एक साथ चलना होगा, लेकिन मोहन भागवत जी जब हिंदुस्तान में मुसलमानों की लिंचिंग हुआ करे तो उस वक्त भी आपको बयान देना चाहिए। अच्छा, एक चीज, ठीक है, आपने ये बड़ी बात कही, इसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता से मिलूंगी आप, लेकिन क्योंकि वो कह रहे हैं कि निर्भय होकर जिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, हर धर्मिता छोड़नी होगी, इस बात से क्या आशय आप समझ रहे हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा कि हम मजहब के एतबार से, मैं मुसलमान हूँ, भाई हमारे हिंदू हैं, आप यादव हैं, ये सब जातियां अल्लाह ने कुरान में कहा है हमने इसलिए बनाई है कि तुम्हारा तारुफ हो। अगर हम एक मुल्क के एतबार से, एक मुल्क में रहने वाले हिंदुस्तानी के एतबार से अब हिंदुस्तान को अगर चाहते हैं कि हमारा मुल्क दुनिया की सुपर पावर बने, अच्छा तो हमें सुनिए, एक चीज बस जल्दी से क्लियर करते हुए, मतलब आप इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि भाई हमारे देश के मुसलमान, जब कोई प्रधानमंत्री होगा तभी मुसलमानों का भला होगा, ऐसी कोई मानसिकता तो नहीं है ना मेरे मुसलमान भाइयों के जहन में? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जब कैंडिडेट थे माननीय मोदी जी, तब वो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, लेकिन एक चलिए बाकी लोग भी जुड़ गए। मैंने बहुत बड़ी बात, 35 करोड़ हिंदुस्तानियों के वो, मैंने बहुत बड़ी बात जो जाननी थी आपसे, उनका सम्मान भी करना होगा। ठीक है, मैंने बहुत बड़ी बात आपसे जाननी थी। आपने कहा कि किसी ऐसे, ये जरूरी नहीं कि भाई मेरा कोई मुसलमान प्राइम मिनिस्टर तभी होगा तभी मेरे मुसलमान भाइयों का भला होगा, ये वाली मेंटालिटी नहीं है ना। वैभव अग्रवाल नेता बीजेपी हमारे साथ में, डॉक्टर अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस, दानिश कुरैशी प्रवक्ता AIMIM, रतन शाह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में, और हाजी खान साहब लगातार बने, सुनील कौशिक भी लगातार बने। मैं AIMIM के पास तरफ इसलिए जाना चाह रही हूँ, कुरैशी साहब, उत्तर प्रदेश का चुनाव याद होगा, चुनाव प्रचार में यहां पर जब ओवैसी साहब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये 9% वाले लोग मुख्यमंत्री बन जाते और हम बनाने वाले लोग हैं। तो अब इसका मतलब जब मेरे देश का मुसलमान, मेरे मुसलमान भाई जब ये नहीं चाहते कि यहां पर जरूरी हो कि हमारा विकास कोई मुसलमान ही नेता करेगा, तो फिर आप लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो पूजा जी, आज ये पूरी डिबेट जो है वो मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट पर है, और मैं फिर एक बार कहूंगा कि कौन है मोहन भागवत? क्या देश के तमाम हिंदुओं ने उन्हें नेता बनाकर बिठाया है? उस पर वो बात कर रहे हैं। अगर किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं वो, तो उनको उसी तरह की बात करनी चाहिए। अगर वो ये कह रहे हैं कि किसी को, तो मुझे लगता है फिर उनको ये भी कहना चाहिए कि कौन है जो डराने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आदित्य साहब ने कहा कि मुसलमान इस देश में किसी से नहीं डरता, सारी दुनिया में किसी से नहीं डरता, खुदा के सिवा। बताइए कि इस देश में कौन रहेगा, कैसे रहेगा, क्या छोड़ना पड़ेगा? क्या इस देश में सुपरमेसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की है, देश के संविधान की है, और संविधान से ऊपर ना तो हमारे देश के कोई मंत्री हैं, और कोई सत्ता है, ना ही किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं। अब रह गई बात, जब सबसे ऊपर हमारे देश का संविधान है, तो उसी संविधान के मातहत जो हुकूक मिले हैं उसी का इस्तेमाल देश के नागरिक जो हैं, इंडियन सिटीजन जो हैं, वो कर रहे हैं। आप कौन है ये कहने वाले कि ये छोड़ दीजिए और वो पकड़ लीजिए? आप जो है अपने तरीके से काम करिए, आपको जो मुनासिब लगता है वो आप करिए। वैभव अग्रवाल ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत कौन होते हैं कुछ कहने वाले? हम तो नहीं मानते, हम तो संविधान को मानते हैं। नमस्कार, मेरे ख्याल से इनको समझ आना चाहिए ये कौन होते हैं मोहन भागवत को बताने वाले कि वो किस तरह काम करेंगे, भारत के नागरिकों को ये बताएंगे कि हम किस तरह जिएंगे भारत में। पूजा जी, भारत के नागरिकों को आप बताएंगे, AIMIM बताएगा कि हम किस तरह जिएंगे, हम क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे। हम राजनीतिक पक्ष हैं। मोहन जी से आपके लोग, राजनीति में उतर आए, आपके छोटे राजकुमार, आपने सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा, अब जवाब में जरा वैभव जी से ले लूं। वैभव जी बोलिए। AIMIM के छोटे राजकुमार, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई ये बोलते हैं कि 25 करोड़ है, पुलिस को हटा लो, काट देंगे। पता है क्या कर सकते हैं 100 करोड़? जानते नहीं है आप मेरे और सुनिए, और संघ प्रेरित मैगजीन के अंदर में, संघ प्रेरित मैगजीन के अंदर में 1944 में दशहरे का जो रावण आया था, उसमें कितने नेता थे वो पता है आपको? नहीं, मैं बताऊं ना आपको, याद है? अरे मुद्दे पर आइए भाई, मुद्दे पर आइए। मेरा सवाल ये है, देखिए मैं फिर से दोहरा दूं, मैं जरा फिर से दोहरा दूं अपने सवाल, मैं जरा दोहरा दूं फिर से अपने सवाल। रावण स्वरूप ही चित्रा था, वो दिन भूल गए दिया। दानिश कुरैशी साहब जरा सुनिए एक बार, मैं जरा फिर से दोहरा दूं। मेरे मुस्लिम भाई यहां पर मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे अपने भले के लिए कोई मुसलमान नेता ही नहीं चाहिए, मुझे वो नेता चाहिए जो प्यार की बात करे, जो समान विकास की बात करे। जब वो राजी हैं तो फिर आप काजी क्यों हो रहे हैं? अरे मुझसे सवाल पूछा पूजा जी, जवाब दूं मैं? हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं वही कह रहा हूं
कि अभी जो को पैनलिस्ट थे जो कह रहे थे कि वो कौन होते हैं, देखिए हमने ओवैसी साहब ने जवाब तब दिया है जब मोहन भागवत जी बोले, उनके बिना बोले तो नहीं कहा। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि संघ को कैसे रहना चाहिए, देश की आजादी में उनका रोल नहीं रहना चाहिए, तब भी ठीक है, कोई बात नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, सुनिए अब सुनिए। अब जैसा कि हाजिर खान साहब जो कह रहे हैं, हाजिर खान साहब देश के नागरिक हैं, उनकी अपनी राय है, होनी चाहिए। हम उन पे मोहन भागवत जी की तरह टिप्पणी नहीं करेंगे कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। हर वो काम करना चाहिए जो संविधान के दायरे में है। संविधान के दायरे से बाहर निकलने किसी को नहीं दिया जाएगा। जल्दी से माफी क्यों नहीं मांगते आप? माफी क्यों नहीं मांगते आप? जो आप असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई ने बोला था, आप माफी क्यों नहीं मांगते कि गलत बोला था? 25 करोड़ मुस्लिम, 100 करोड़ हिंदुओं को काटेंगे। सर जल्दी से देखिए मैडम, बात यह है कि हमारा देश संविधान से चलेगा और संविधान के खिलाफ कोई भी पार्टी हो, चाहे वो किसी RSS हो, IAIM हो, कोई भी और पार्टी हो देश की, हमें संवैधानिक एतबार से देश की अपनी बात रखनी है। और संविधान को तोड़ने वाला, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला कोई भी हो, कोई भी नागरिक हो, कोई भी पार्टी का हो, उसके खिलाफ अब तो प्यार की बात हो रही है ना, हमें प्यार से इस देश में रहना चाहिए। सारे हम हिंदुस्तानी है और हमारा मैडम हिंदुत्व क्या है उसकी परिभाषा बताइए आज एक बार फिर से मोहन भागवत क्या कहेंगे? पहले जरा एक बार सबकी रिएक्शन ले लूं, मैं सबको शामिल कर ले तो फिर हम विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बताइएगा अजय उपाध्याय जी, आप क्या कहेंगे इस पर? उनके बयान में वो कह रहे हैं कि सर हिंदुत्व क्या है, हम हिंदुस्तानी हैं, किस तरीके से हमें देश में एकता अखंडता की बात करनी चाहिए, इसको लेकर जिक्र कर रहे हैं मोहन भागवत। आप क्या कहेंगे जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि साहब हम तो उनको अपना गुरु मानते हैं, जिस पर बवाल भी खूब होता है? पहले तो आज बड़ा अच्छा कार्यक्रम आपका है, देश को जवाब दो। तो ये जवाब कौन देगा जो इस देश में नफरत फैला रहा हो, हिंसा फैला रहा हो, राजनीति और संघ की तो पैदाइश के देश के मूल बुनियाद जो है सत्य अहिंसा का, उस सत्य और अहिंसा पर प्रहार कर रहा हो, भारत के संवैधानिक मर्यादा को कहीं ना कहीं तार कर रहा हो, उनको इस देश में जवाब देना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा है आज का ये टॉपिक रखा है। मोहन भागवत जी की अपनी उनकी एक विचारधारा है, विचार शैली है, और उस विचार शैली के तहत उन्होंने जो भी विचार रखा है, लेकिन संवैधानिक दायरे में रखकर सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। मोहन भागवत जी यदि हिंदू एकता की बात करते हैं, मुस्लिमों को नहीं डरना चाहिए, इस पे बात करते हैं, तो यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब उनके ही ऑर्गेनाइजेशन के लोग, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर है, चाकू भी पी जाने की बात करती हैं, चाहे उनका एक कर्नाटका का मंत्री लव जिहाद, विकास का मुद्दों को छोड़ दो, लव जिहाद पे आ जाओ, या चर्बी गर्बी की बात होती है, 80-20 की बात होती है, तो मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी को अपने उन फ्रिंज सुनील कौशिक, अजय उपाध्याय ये कह रहे हैं कि साहब 80-20 की बात करने वाले लोग, या फिर जो ये कहें कि तुम भी अपने चाकू तैयार रखो, और एक तरफ मोहन भागवत की बात, ये कह रहे हैं कि दोनों में विरोधाभास है। नहीं, देखो ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने सिर्फ यही क्यों कहा कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। मोहन भागवत जी ये कहते कि देश के किसी भी नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है और किसी नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है। यदि उन्होंने ये टारगेट किया है कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस देश में इस बात का संदेश है कि मुसलमानों को डराया जा रहा है। ऐसी व्यवस्थाएं जो है आज की स्थिति में वो उन तक पहुंच रही हैं, तब मोहन भागवत जी को कहना पड़ा। तो मोहन भागवत जी को उनसे भी अपील करनी पड़ेगी कि जो लोग नहीं, ये तो भागवत जी बताएंगे ना। उन्होंने, जैसे आपने कहा कि कौशिक जी डरने की जरूरत नहीं है, तो कौशिक किसी से डर रहे होंगे, आपके पास सूचना पहुंची है। तो यदि मुसलमानों के लिए उन्होंने अपील की है, तो निश्चित तौर से उनको ये लग रहा होगा कि इस देश का मुसलमान इस समय डर रहा है। दूसरा, AIM के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब मोहन भागवत जी को कहने की जरूरत नहीं है। देश का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, और जब कोई देश में बड़ी घटना होती है तो यही विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल RSS पे आरोप लगाते हैं कि RSS इसमें संलिप्त है, RSS के इशारे पर सरकार चल रही है, RSS ही सरकार बनवाता है। तो जब ऐसी बात है और RSS प्रमुख कहते हैं, तो कम से कम गंभीरता से तो लेना पड़ेगा। और दूसरी बात, जवाब दानिश कुरैशी देंगे, लेकिन इस बीच जरा रतन शारदा जी को भी जोड़ लेते। रतन शारदा जी ये कह रहे हैं कि साहब देश के मुसलमानों को डराया जा रहा है, और यही वजह है कि मोहन भागवत को आकर ये कहना पड़ा कि देश के मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है, आपको बस हट धर्मिता छोड़ने की जरूरत है। कौन है वो लोग जो देश के मुसलमान को डरा रहे हैं? देश के मुसलमानों को इनके मुसलमान नेता ही डरा रहे हैं। वही विमर्श फैला रहे हैं कि देश का मुसलमान डरा हुआ है। सेक्युलर लोग फैला रहे हैं, जिनको वोट बैंक के कारण कहना पड़ता है कि मुसलमान डर रहा है उसका, और इसके कारण उस समाज में डर न हो, इसका उत्तर मोहन जी ने दिया है एक प्रश्न के उत्तर में। मोहन जी ने यह भी कहा कि LGBT के प्रश्न के ऊपर वो इंक्लूसिव हमारा नेचर होना चाहिए। यहाँ बैठे जो स्कॉलर हैं,
क्या वो बात मानते हैं कि एलजीबीटी के प्रश्न के ऊपर हिंदू छोड़कर किस में इतना लिबरल व्यू है कि समाज के अंदर इंक्लूसिवनेस हो? क्या बीजेपी छोड़ के पहले किसी गवर्नमेंट ने एलजीबीटी के प्रश्न के ऊपर अच्छा उत्तर दिया है, उनको इंक्लूड करने की बात की है? नहीं की। जहां तक अभी सवाल आता है मोहन भागवत कौन, मुझे फिर बताइए एएमआईएम कौन? नोटा से कम वोट जो लाते हैं, जिनका 1 या 2 एमपी है, वो सारे देश के मुसलमानों को नेतृत्व करने की बातें करते हैं। वो कहते हैं कि मोहन भागवत को बोलने का हक नहीं है, लेकिन जो 0.001% वोट लेकर सारे मुसलमानों की ठेकेदारी लेकर टीवी में आकर दिन रात चिल्लाते हैं, उनको कौन सा हक किसी ने दिया है? और प्रश्न आता है कि ये इन्होंने मोहन भागवत जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो यहाँ के लीडर ये फैला रहे हैं कि हम लोगों से अलग है, मुस्लिम समाज बाकी से अलग है, उनको यहाँ के जो हमारे आक्रांता थे उनके साथ मिलाकर उनको औरंगजेब और बाबर से मिलाते हैं, वो गलत है, क्योंकि ये मुस्लिम समाज हमारे ही समाज का अंग है और वो भी उसी तरह त्रस्त था आक्रांताओं से जैसे हम थे। वो मुसलमान बन गए, हम नहीं बने, लेकिन उनको आक्रांताओं से जोड़ना और ये कहना कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, बाकी सारे धर्म जो है वो गलत है और मेरे पंथ पे ही चलना जरूरी है वरना आपको नरक नसीब होगा, ये बातें समाज में नहीं चलती। क्योंकि भारत का संस्कार ये कहता है कि हर पंथ सही है, हर पंथ को भगवान पे पहुंचने का वही अधिकार है और सभी की इज्जत की जाएगी। अब इसमें कौन सा विचार इंक्लूसिव है, कौन सा एक्सक्लूसिव है, ये सारी दुनिया समझती है, हम समझते हैं। प्रकृति के बारे में जो हमारे समाज संस्कृति है और जो बाकी नहीं है भी हम जानते हैं, तो इसको बहुत नैरो तरीके से ना लिया जाए। और जो बड़ी बात की गई है, आप ये कह रहे हैं कि और जिसको नैरो माइंडेड वे में लेकर जा रहे हैं, दरअसल लोग खुद नैरो माइंडेड हैं और उनकी पॉलिटिक्स क्योंकि इसी से चलने वाली है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। और ये बताइए जरा कुरैशी साहब, आप सारी फिर से जो गेंद है वो आप ही के पाले में आकर गिर गई कि आप लोग हैं जो देश के मुसलमानों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका मकसद ये है कि आपकी राजनीति ही सिर्फ इस कारण से चल रही है, आप पर ये आरोप लग रहे हैं, इसका क्या जवाब आप एएम ने ये कहा, एएमएम ने, कि हमने 800 साल राज किया है, हम आगे भी राज करेंगे, ये क्या भाषा होनी चाहिए हमारे देश? जवाब इसका दीजिए, जवाब दीजिए। ये तो हर धर्मिता की बात हुई ना, हमने राज किया, हम अब भी राज करना चाहते हैं। मुगल सम्राट बनना है क्या आपको? अच्छा सुनिए जी, पूजा जी, अब ये जितने भी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आरएसएस की तरफ से तो कोई प्रवक्ता आए नहीं है, लेकिन ये जो हिडन अनकॉल्ड जो प्रवक्ता हैं, उनसे कहिए कि इस कार्टून पे इस कार्टून पे आप माफी मांगेंगे रतन शारदा जी? आप मांगेंगे माफी? अरे आप पहले कार्टून कल की बातें छोड़ो, कल की बात पुरानी, कल की बातें छोड़ो, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखते हैं हम एक नई कहानी, हमें हिंदुस्तानी, इस पे बात करो ना भाई। देखिए पूजा जी ऐसे डिबेट नहीं होगी, ऐसे आप इंटरनेट पर करिए, और ये सब ले लेके फिर वही बात। एक सेकंड रुकिए, सुनिए पूजा जी, एक सेकंड, वन बाय वन बात करेंगे सर। और मैं जरा फिर से आई रिपीट सर दानिश जी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं। देखिए हम देश की बात करें, मैं फिर से जरा दोहरा दूं, हम हिंदुस्तानी हैं, आप भी ये बात मानते हैं, मेरे मुसलमान भाई जो यहाँ पर खड़े वो भी इस बात को मानते हैं, तो हम हिंदुस्तान की बात करें ना। कल की बात पुरानी हो गई ना, कल की बात छोड़िए, रात गई तो बात गई, छोड़िए ना उसको। अगर वो पकड़ के बैठेगी तो जहर ही घुलता रहेगा ना देश के अंदर, छोड़िए उस बात को सर। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़े तो पॉजिटिव भी आगे बढ़ते हैं ना सर। मैं आपको जवाब दूं, बोलिए, मैं जवाब दूं पूजा जी, बोलिए। आप खुद को सेक्युलर कहते हैं, खुद को रतन जी आप मेरा टाइम एक सेकंड जरा बोलने दे, बोलिए दानिश कुरैशी साहब। मैं जरा फिर से रिपीट कर दूं, मैं चाहूंगी उसी पॉइंट पर आप रहें दानिश साहब। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर एक बात सामने आई सर। एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर मैं आप ही के पास हूं, आपको पूरा 30 to 40 सेकंड में दूंगी, आप पूरी बात कीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं सर, सब लोग ये आरोप लगा रहे हैं एआईएमआईएम के ऊपर कि आप सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए मुसलमान भाइयों के जहन में ये बात डाल रहे हैं कि हमने पहले भी राज किया और हमें अब भी राज करना चाहिए। मोहन भागवत के आज के बयान में भी यही बात है कि हर धर्मिता छोड़ देनी चाहिए, हर धर्मिता छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान आपका है, यह मुल्क आपका है, सबको मिलकर रहना चाहिए। बोलिए अब। सुनिए, देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो किसी के कहने से ये मुल्क हमारा है या नहीं है ऐसा नहीं है। ये मुल्क हमारा हमारे संविधान से है, हमारी दी हुई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की कुर्बानियों से है, और वो सारे लोग जिन्होंने इस देश की जंगे आजादी में लड़ाई दी, सिवाय के आरएसएस, कहीं कोई रोल नहीं रहा उसका। चलिए छोड़िए उस पर। अब मैं बात करता हूं
अभी आप कह रही थी कि पुरानी बातें छोड़िए, और रतन शारदा जी बैठ के यहाँ 200 साल, 300 साल, 500 साल पुराने बात लोगों की, देखिए बीच में इंटरप्ट करेंगे, पूजा जी ऐसे नहीं चलेगा। वो बोलते मैं नहीं, दुकानदारी कर रहे हैं, भाई एक उसमें सेकंड आपका क्या रोल था? वन बाय वन। आप धर्म के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, आपका क्या रोल था भारत की आजादी में? बताएंगे किससे क्या रिलेशनशिप है AIMM का भारत की आजादी में जो था? बताइए ना, पता करना हमें भी, हमें भी ज्ञानवर्धन करना है। अब आप चुप हो गए क्योंकि आपके पास बोलने के लिए मटेरियल ही नहीं, मसला ही नहीं। दानिश कुरैशी साहब, मैं जवाब क्योंकि आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं धर्म के नाम पे, वन बाय वन। दानिश इसलिए कुरैशी आपके साहब, पास मसला नहीं है बोलने का। वैभव जी एक सेकंड बोलिए। दानिश साहब देखिए ऐसे पूजा जी नहीं चलेगा, मुझे नहीं करनी है डिबेट, इनको बोल देने दीजिए, ठीक है? बोलिए। जवाब दीजिए सर दानिश साहब, क्योंकि आपके पास कोई नहीं, पेंशन, अरे सर मुझे वॉइस डाउन करनी पड़ेगी, उनको बोलने तो दीजिए एक अंग्रेजों बार। की पेंशन पाने वाले लोग हमें सिखाएंगे कि हमारा आजादी में क्या रोल था, अरे क्या हमारे फिर आजादी और उसमें रोल कहाँ कहाँ अरे आप लेकर अंग्रेजों चले की जाते हैं? पेंशन बच्चों का पॉइंट पाने सर। वाले लोग, ये उनके विरासत रखने वाले लोग, ये हमें सिखाएंगे। अरे सुनो मेरी बात, देश के अंदर में कम से कम 5 लाख से ज्यादा उलमाओं ने कुर्बानी दी। हर जुमा के बाद राजनीति क्यों नहीं करते? मुझे पता करना है, मैं तो भारत का नागरिक हूं, ज्ञानवर्धन करना है। वैसे भी आपको तो भारत में रहने में दिक्कत है। भारत के संविधान में आप बताएं ना, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं है? बताएं ना, बोले ना, चैलेंज है मेरा, अगर आप बोल दे तो बोलिए ना। या आप डिबेट छोड़ के जा रहे हैं? डिबेट करने के लिए मसला ही नहीं है आपके पास, आप डिबेट क्या करेंगे? आप बोलेंगे ऐसे नहीं चलेगा, मेरे को तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी जैसे प्रोपोगेंडा करती है ना कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, आपका भी वही हाल है। पेरोल वालों के साथ बोलने नहीं दिया जा रहा है, छोड़िए, बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमारे पास है ही नहीं, मसला ही नहीं है कुछ बोलने का राजनीति में, केवल हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। एक सेकंड देखिए, दानिश कुरैशी छोड़ साहब के भाग गए मैदान। दानिश कुरैशी साहब क्यों? क्योंकि बोलने के लिए कुछ नहीं है। एक सेकंड वैभव जी, दानिश कुरैशी साहब हैं क्या हमारे साथ में टीम? दानिश कुरैशी ने शायद डिबेट छोड़ दिया है, जरा फिर से ट्राई कर लीजिए। हाँ, हो सकता है जो भी परेशानी टीम जरा उसको एक बार चेकआउट कर ले। लेकिन देखिए फिर से घूम फिर कर सवाल वहीं पर आ गया, और मैं फिर से देखिए वो सवाल मैं फिर से दोहराऊंगी। क्या वाकई देश के मुसलमान को यह लगता है कि अगर कोई मुसलमान शासक यहां पर होगा तभी जाकर उनका भला हो सकता है, या फिर ये मिथ्या सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए कुछ लोग फैलाने की कोशिश करें? हाजी खान साहब देखिए पूजा जी, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में और मुल्क बटा, तो एक आवाज़ लगाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गांधी जी ने, और एक आवाज़ लगाई नेहरू जी ने, और एक आवाज़ लगाई जिन्ना साहब ने। जिन्होंने जिन्ना की आवाज़ पे लब्बैक किया वो पाकिस्तान के लिए गए, और जिन्होंने गांधी, नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात पे लब्बैक किया वो इस भारत में रहे और भारत के नागरिक हैं। हम बाई चॉइस, फायदे में रहे, हम बाई चॉइस, फायदा नुकसान अभी बाद में, हम बाई चॉइस फायदा रहा कि नुकसान? किसी की बपौती पे नहीं है, सुनिए किसी की भीख मांगे नहीं है, हम सर अपनी ये चॉइस मैं, पे। अरे बपौती की बात नहीं, हिंदुस्तान सबका है भाई। लेकिन मैं ये पूछ रही हूं, जैसे आपने कहा कि जितने हमारे मुसलमान भाई आए उनके आवाज पर यहां पर आ गए, तो उनको फायदा हुआ कि नहीं? पाकिस्तान की हालत तो देखो क्या हो गई है मैडम, हालत न खाने को दाने। हम इस देश की जीडीपी में 132% के हिस्सेदार सर आपका है ना हिंदुस्तान। अरे बांटने की बातें तो ये लोग कर रहे हैं, वही तो कह रहे हैं कि बांटने की बातें तो ये कुछ लोग कर रहे हैं। 168 पे हिंदुस्तान के हिंदू हैं, 20 मैं क्या बोल रही हूँ सर, मैं कह रही हूँ फायदे में रहे कि नहीं? अरे आप भी तो यही तरक्की कर रहे हैं ना, आप भी तो, अरे मैं क्या बोल रही हूँ सर, तरक्की यहीं पर हो रही है ना, मिल बांट के खा रहे हैं ना हम लोग, मिल बांट के भारत को आगे बढ़ा रहे हैं ना। ये जितना हिंदुस्तान आपका उतना हिंदुस्तान मेरा, मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी मेरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई है सबका उतना ही है ये हिंदुस्तान। तो ये कुछ लोग, मैं फिर से एक बार से रिपीट कर रही हूँ, क्या मुसलमान शासक ही आप लोगों का भला करेगा? आज जो मोहन भागवत ने बात कही, पहले हमेशा ये आरोप लगते रहे कि आरएसएस बांटने की बात करती है, प्रोपेगेंडा चलाती है, वो करती है हिंदू मुसलमान और फला 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 फला। आज जब वो बात कह रहे हैं एकता की, तो उसमें फिर ये डाउट क्यों है, मैं ये समझना चाह रही हूँ। देखिए, मोहन भागवत जी कहें, असदुद्दीन ओवैसी कहें, कौशिक साहब कहें, मैं कहूँ, हिंदुस्तान के हर नागरिक को इस देश की फिक्र रखनी चाहिए, इस देश के उन्नति और विकास की फिक्र रखना चाहिए। इस देश में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, मुस्लिम बनेगा, ये हमारे संविधान के एतबार से तय होगा। जो अपनी लार्जेस्ट पार्टी लेके आएगा उसमें हिंदू भी बन सकता है। हमारे देश के राष्ट्रपति मुसलमान बने, एक नहीं 3 4 5 राष्ट्रपति हिंदुस्तान। अरे ये थ्योरी में, अरे ये थ्योरी सब जानते हैं सर, ये थ्योरी सब जानते हैं, ये थ्योरी सब जानते हैं सर। मैं ये पूछ रही हूँ कि बार बार डराने की जो बात होती है, जो कहा जाता है कि साहब, जैसे मैंने अभी ओवैसी साहब के एक बयान का जिक्र किया, मैंने उसी बयान का जिक्र किया, मैं चलिए उस पे बताइए क्या कहेंगे आप? वालों को मैं जवाब दे रहा हूं कि तुम भी अगर अपनी बात के पावन नहीं हो तो हम भी अपनी बात के पावन नहीं है। और ये अर्जो समा बात है पावन हमारी, हम अर्जो समा बात के पावन नहीं। जब तक एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा, निजाम चलेगा, हमारी वजह से हुकूमत कर रहे हैं, हमें डराएंगे? हम ना डरते हैं ना डराएंगे, ना हम किसी को डराते हैं।
ना हम डरते हैं ना डराते। इस्लाम ने कहा है कि वो मोमिन नहीं। मैडम इधर सुन, इस कुरान में प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कहा है कि वो मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। जिसके सबका पड़ोसी हमारी कौन डराने वाले लोग हैं? जिनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है वो डराने वाले लोग हैं। मेरे किसी भाई को डरने की जरूरत नहीं है। मोहन भागवत इस देश में मेरे किसी भाई को डरने की जरूरत नहीं है। फक्र से कहो हिंदुस्तानी है, छोटा सा ब्रेक। फक्र से कहो हम हिंदुस्तानी, छोटा सा ब्रेक। चर्चा की फिर से शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान लगातार बने हुए, वैभव अग्रवाल नेता बीजेपी, डॉक्टर अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस, दानिश कुरैशी प्रवक्ता AIMIM, रतन शारदा राजनीतिक विश्लेषक और हाजी खान साहब इस्लामिक स्कॉलर और डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ में बने हुए हैं, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से। सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चर्चा जब हम कर रहे हैं तो बात निकलकर यही सामने आ रही है कि बात एकता की हो रही है, तो फिर बार बार उसमें इतना डाउट क्यों अजय उपाध्याय जी? चले, अजय उपाध्याय हमारे साथ नहीं है, कौशिक साहब क्यों बार बार इतना डाउट है? देखो, हमारे मित्र ने अभी क्या कहा, मैं उनकी बिल्कुल बात से सहमत हूं कि मुसलमान को डरा रहा है। और ये अभी से नहीं, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो हमने देखा है कि जामा मस्जिद से फरमान जारी होते थे। आजकल जामा मस्जिद से फरमान जारी हो रहे हैं क्या? ना, रोज तीसरे दिन आप देखिए न कहीं से फरमान जारी होते थे, वो सब बंद हो गए। और जब पूजा हम छोटे थे तो हम देखते थे अखबार के पहले पेज पे एक महीने में 1 या 2 बार कर्फ्यू तो आ ही जाता था कि इस देश के किस शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। इसका क्या तात्पर्य? वो सब बंद है। रिएक्शन, आप देखिए, एक्शन का रिएक्शन होता है। एक्शन नहीं है तो रिएक्शन क्यों होगा? तो दंगे देखे तो वही मोहन भागवत जी ने दंगे देखे तो हमने, वही मोहन भागवत जी ने कहा है, वही मोहन भागवत जी ने कहा है कि जो लोग आपको डरा रहे हैं वो क्यों डरा रहे हैं? 2% आपको मुस्लिमों का वोट नहीं मिल रहा, 2 सांसद आपके नहीं हैं, और आप कह रहे हैं कि हमको डराया जा रहा है। और हर छोटी घटना पर लेकर के आप ऐसे सामने मीडिया के आते हैं कि जैसे सबसे बड़े हितैषी आप ही हैं। तो वो मोहन भागवत जी ने कहा, ये सूचना कौन सी होगी? और ये मैंने पहले भी कहा, डिस्टर्ब नहीं करेगा भाई, सबकी अपनी अपनी टर्न है, अपनी अपनी टर्न में बात कर। दानिश कुरैशी साहब जवाब दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो पूजा मैं आपको बता दूं कि इस देश में अभी कोई हमारे पैनलिस्ट सवाल कर रहे थे कि आपका क्या रोल है। तो दिक्कत क्या है कि अंग्रेजों से, ब्रिटिशरों से पेंशन पाने वालों को, मैं समझता हूं उनकी विरासत संभालने वालों को ये अधिकार नहीं बनता। दूसरे नंबर की बात अभी कौशिक साहब कह रहे थे, इसके पहले शायद रतन शारदा जी भी कह रहे थे कि उनके इतने MP हैं, उतने MP हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि RSS के कितने MP हैं? या तो फिर रतन शारदा जी ये कह दें कि भाजपा के जितने MP हैं वो सब RSS के MP हैं, ताकि देश के सामने ये हम राजनीति से अलग हैं या भाजपा हमारी नहीं है या हम भाजपा के नहीं है, ये जो दुविधा जो है ना देश के सामने, मैं खत्म को चलाता है। कौशिक साहब मैं खत्म कर लूं, आप बोलिएगा मैं खत्म कर लूं। मैं वही तो कह रहा हूं ना कि हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी भी आए, 2024 में चुनाव लड़े, प्रधानमंत्री के दावेदार बने, RSS के तरफ से बने, क्यों नहीं बनते? हम तो ये कह रहे हैं। आइए अब जवाब ले दो रतन शारदा जी, फिर वैभव जी आपके पास आ रहा हूं। रतन शारदा जी, पहले छोटी सी बात का पहले जवाब दे दूं। इनको बड़ी आदत है कि डायरेक्ट फुर्रा छोड़ देना कि RSS का सत्ता संग्राम में क्या राज था। तो RSS का सत्ता संग्राम में क्या रोल था, इसके लिए आपको संघर्ष स्वराज मेरी किताब है, पढ़ें। 1930 से लेकर 1942, 1947 से सारे समय में संघ ने क्या किया आप पढ़ सकते हैं। जहां तक सवाल, मैंने ये कहा कि अगर एक 0.001% वाला, नोटा से कम वोट रखने वाला अपनी विचार रख सकता है, तो देश का सबसे बड़ा संगठन जो है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, वो अपना विचार क्यों नहीं रख सकता? आपको इस ऑब्जेक्शन क्यों है? ये मेरा कहना था। अब ये कह रहे हैं कि भाई आपने क्या कहा, प्रश्न क्या, दानिश जी क्या सवाल चाहा? RSS से प्रेरित बहुत सारे लोग बीजेपी में है, कौन मना कर रहा है? मिनिस्टर भी RSS के हैं, प्राइम मिनिस्टर भी RSS का है। तो उसके कारण अगर RSS का इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में है तो उसका नकार तो नहीं सकते। क्या RSS मना कर रही है? RSS मना नहीं कर रही। लेकिन क्या RSS ने सरकार चलाई है? नहीं, RSS बीजेपी चला रही है। पर RSS एज ए ऑर्गेनाइजेशन जो इतने सारे देश के अंदर हर जगह काम कर रही है, उसके विचारों को वजह देना पड़ेगा। एक ये भी बात आजकल सामने आने लगी कि RSS अब अपनी लीग से हटकर बात करने लगी है। भाई मुसलमानों के साथ अब प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे आप जाकर इंडिया मुस्लिम इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी से मुलाकात करें, चाहे इसके अलावा 22 अगस्त को आप जाके बुद्धिजीवियों से, मुस्लिम बुद्धिजीवियों से जाकर बात करें। ये कोशिशें अब क्यों हो रही हैं? मतलब ये लीग से हटकर प्रयास क्यों हो रहे हैं इस वक्त देश के अंदर? देखिए, मुसलमानों के साथ चर्चा ये 1975 में जेल में शुरू हो गई थी, जमात इस्लामी के साथ, और बाकी लोग जेल में थे। और क्या समाज के ऐसे समाज को हम टोटल अनटचेबल रखेंगे जिनकी संख्या 15 से 16 करोड़ है? अगर उनके मन में कोई शंका है और संघ को उनको कुछ बताना है
तो मिलकर ही बताएंगे ना। तो आप ये चर्चा डेसिमल द्वारा वाले लोगों को खत्म करना डेमोक्रेसी चाहते चलती हैं, है। ये एक प्रयास है और क्या? आज जब वो है जी, क्या कहा आपने? मैंने कहा तो ये जो डेसिमल वाले जिन लोगों का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इनकी पॉलिटिक्स पे फुल स्टॉप लग जाए, इसलिए ये जो प्रयास है। नफरत की राजनीति कर रहे हैं, जो नियो जिन्ना की राजनीति कर रहे हैं, उसकी समाप्ति तब होगी जब मुसलमान समाज को समझ आएगा कि ये लोगों ने हमारा ठीक कोई है भी भला वैभव नहीं साहब, किया है। यही मकसद है इसका। अब 30 साल सेक्युलर राज के अंदर जो कोचर कमेटी की रिपोर्ट बनी, उसमें बताया गया कि 70 साल में माइनॉरिटीज का कोई भला नहीं हुआ, मुस्लिम समाज का भला नहीं हुआ। बंगाल के अंदर 30 साल अब आप कम्युनिस्ट, चाहते पहले हैं कि मुस्लिम कांग्रेस, समाज का वहाँ भला का तभी मुसलमानों का होगा हाल खराब है जब वो भी तो आप कौन बीजेपी सी के साथ राजनीति आ कर जाए और रहे हैं? बीजेपी को वोट करने लग जाए कंप्लीटली। पूजा मैं काउंटर दूं? ये संघ ने नहीं कहा, इजाजत हो तो मैं ये संघ ने काउंटर नहीं कहा। मैं वो आपकी शब्द बात कर रही मेरे हूँ, आप मुंह ये में कहना डालिए। चाहते हैं, मैं संघ की बात ना नहीं ना, कर रही, मैं आपकी मैं बात उस कर रही शब्द में नहीं जा रहा हूँ। वो किसी को भी वोट करे, लेकिन वो केवल जाति पंथ भाव को लेकर, घृणा के भाव को अच्छा, लेकर देश की वोट राजनीति मत में करें। बदलाव हो, आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल। आरएसएस चाहता है कि देश की राजनीति में बदलाव हो। जो अब तक जाति पंथ के नाम पर, मजहब के नाम पर लोग बटा करते थे, अब उस राजनीति पे फुल स्टॉप लग जाए। बिल्कुल, जल्दी से बोलिए क्वेश्चन, मुझे वैभव जी के पास जाना है, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं, बोलिए जल्दी से। नहीं, मुझसे कहा कुरैशी साहब जल्दी बोलिए, कुरैशी साहब हाथ उठा रहे थे, बोलिए क्या बोल रहे हैं? देखिए रतन शारदा जी ने जो कहा, इससे तो बिल्कुल साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस जो पूरी बात करता है वो बीजेपी के पॉलिटिकल बेनिफिट की बात करता है, तो अच्छा। बट ऑब्वियस है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि भाई आप कुछ भी होता है तो बड़े हितैषी बन के आ जाते हैं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब तब आए हैं जब मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट आया, उससे पहले तो वो नहीं आए। और जिस तरीके से मोहन भागवत जी भारत के नागरिक हैं, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख है, उससे उन्हें अपनी राय रखने पहले का हक है। वैभव अग्रवाल इस तो बात सामने का जवाब काउंटर- देंगे, फिर मेरा एक सवाल आपसे रहेगा। सर जल्दी से, एक 10 सेकंड और। जल्दी तो बोलिए। हर नागरिक के पास सवाल करने का अधिकार है, और मुझे लगता है कि उस सवाल करने के अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। वैभव जी ये कह रहे हैं कि आपकी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए आरएसएस काम कर रहा है और ये उसी की स्ट्रेटजी का पार्ट है। वो तो रतन जी ने कह ही दिया अभी। अब हो गया कुरैशी मैंने जी, ये अब नहीं कहा। मेरी रतन जी आ रही हूँ, रतन जी आ रही हूँ। मैंने ये नहीं हो गया, कहा, हो गया। मैंने कहा आरएसएस के लोग बीजेपी कोई में बात है, इसमें कोई मनाही नहीं करता, पर क्या मैंने कहा कि बीजेपी के भले के लिए हम बोल रहे हैं? एग्जैक्टली, ये हम नहीं देश बोला, के लिए मैं जवाब जवाब की करते बात हैं, कर रही लेकिन हूँ। हम तो चलिए, साफ वैभव जी को है, बोल दूसरी दीजिए, बात एक बार नहीं है। सर एक सेकंड, उसका वैभव जी कांग्रेस कोई भी उठा अच्छा, सकता है, वैभव जी, लेकिन आपके ये पॉलिटिकल बताइए, बेनिफिट के लिए काम आप चल रहा जो है, मर्जी ये आरोप बोलिए। लग रहे हैं आपके ऊपर। हाँ, नहीं, ये देखिए, पॉलिटिकल तो बेनिफिट अब- बिल्कुल गलत है। मैं बताता हूं आपको, जी। इसमें ना 2-3 चीजें हैं, ये थोड़ा सा मेरे को समय लगेगा, सुनने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये आरोप लग रहा है कि संघ जो है वो भाजपा के पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए बात कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि भाजपा एक राजनीतिक दल है, कई नॉन पॉलिटिकल सोशल आउटफिट्स के साथ मिलकर काम करती है। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो सामाजिक, हम राजनीतिक दल है तो जाहिर सी बात है कि समाज में उठना बैठना है हमारा, सामाजिक लोगों से वार्तालाप होगा, प्रबुद्ध नागरिकों से वार्तालाप होगा। तो पहली बात तो अपने को यह समझ आ जाए कि मोहन भागवत भारत के प्रबुद्ध नागरिकों में से एक है, उनको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से। तो पहली बात तो ये समझ ले, कोई भी ना समझ अगर नहीं समझे तो वो समझ ले। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल होने के नाते कई सोशल आउटफिट्स के साथ काम करती है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा सोशल आउटफिट है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ नहीं, एनजीओ की बात नहीं कर रहा मैं, सोशल आउटफिट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हमें उसकी लीगल कंसोलिडेशन क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सोशल आउटफिट है, कम्युनिटी एफर्ट है, ये थ्योरी ठीक सब है, जानते सामाजिक हैं, और effort ये है। बात आप जो कह रहे हैं वो सब जानते हैं। मेरा सवाल फिर से मैं दोहरा दूं, जिसका मैं जवाब आपसे चाह रही हूँ। वैभव जी ये कह रहे हैं आपसे, सर एक बार सुन लीजिए मेरा सवाल, एक बार सुन लीजिए। ये लोग ये कह रहे हैं, जो आपके विपक्षी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ये सब प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि हो सकता है कि ये वोट बैंक आपको नुकसान पहुंचाए, इसलिए आप इसको भी अपने पाले में कर लेना चाहते हैं, इसलिए आप इस तरीके का माहौल बना रहे हैं। पूजा जी, आपने तो दुख की रंग दबा दी पूजा जी। मुझे तो किसी भी धर्म के नाम पे दुकानदारी करने वाले व्यक्ति का या दल का या किसी सामाजिक प्रारूप का उस पे हंसी इसलिए आती है क्योंकि वो जिस धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जिस धर्म की दुकानदारी कर रहे हैं, उसी धर्म के लोग उनको वोट नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात आप ये सोचो, उसी धर्म के लोग उनको नकारते हैं, उसी धर्म के लोग नोटा दबाते हैं उन्हीं के इलाकों में। और अन्य दल जिस राजनीतिक दल पे आप आरोप लगा रही हैं, यानी भाजपा पे आप आरोप लगा रही हैं, भाजपा को ही वोट आता है उसी धर्म के लोगों का। तो आप ये समझे कि ये बहुत बड़ा एक हास्यपद नाटकीय रूपांतर है धर्म के नाम पे राजनीति करने का। पहली बात। दूसरी बात,
जहां तक भाजपा के राजनीतिक फायदे की बात है, भाजपा जाहिर सी बात है एक राजनीतिक दल है, और यदि किसी सोशल आउटफिट की एक रीच है वो और यदि सोशल आउटफिट की बात, देश में भाजपा का जो मोटो है कंट्री फर्स्ट, यानी देश पहले, दल उसके बाद और स्वयं उसके बाद आखिरी में, तो यदि देश की बात अगर कोई करता है और देश के फायदे में बात होती है तो हम तो उसका राजनीतिक फायदा उठाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें क्या है, इसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। क्या एतराज है? आप भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये भी पॉलिटिकल पार्टी है, आप करें तो अच्छा, ये करें तो बेकार। देखिए, मेरा सबसे कुत्ता पहले कुत्ता, इनका तो कुत्ता हमारे टोपी, ऐसे कैसे अग्रवाल होता है? साहब जो हैं वो प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मैं आपको ये बताऊं, जैसा कि उन्होंने कहा, रतन दानिश शारदा भाई जी ने देखो, तो बहुत पर्सनल मतलब चालाकी के मत साथ बोलो। में स्वीकार किया। देखिए पर्सनल वैभव जी, मत मैं खत्म कर लूं, आप आप लोगों के जहन में ये क्यों डालना चाहते हैं कि मुस्लिम शासक भी मुस्लिमों को भला कर सकता है? मैं तो बहुत स्पष्ट शब्दों में आपसे सवाल फिर से दोहरा रही हूँ। पूजा जी कुरैशी साहब, पूजा जी सुनिए, हिंदू इतना कमजोर नहीं है दानिश भाई, हो सकता है, चलिए संघ के लिए एएमआईएम अच्छी नहीं, मान लेते हैं, हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं हम नहीं अच्छे, तो आप बता दीजिए। और भाजपा के अलावा और कौन सी पार्टी जो है जिसकी पॉलिसी संघ को अच्छी लगती है, या कहीं राजनीतिक स्तर पे उससे सपोर्ट किया हो, या वहां अपने लोगों को मिनिस्टर बनाया हो, जैसा रतन शारदा जी कह रहे हैं, एक उसका इस सवाल का भी जवाब दे। आप कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रहे हैं? जवाब राजनीतिक आपकी बात कहाँ पे कहाँ आपने समझ नहीं आया। मैं जरा स्पष्ट सवाल फिर से पूछ रहा हूँ। देखिए सर एक सेकंड, मैं फिर से सवाल पूछ रही हूं सर। देखिए, मैं आज पहले बातें फिर से दोहरा दूं, हमारा सत्य ही सत्य और तुम्हारा मिथ्या। आप अपनी जगह पर अच्छे, हम अपनी जगह पर अच्छे, इसके लिए एक लड़ाई क्यों, साथ आगे बढ़े, यही हिंदुत्व है, इस्लाम को कोई भय नहीं। ये मुख्य तौर पर बातें हैं जो आज मोहन भागवत ने कही। मैं इससे इतर आपसे एक सवाल ये पूछ रही हूं कि लोगों के जहन में, खासतौर पर मेरे मुस्लिम भाइयों के जहन में, आप लोग ये बात क्यों डालना चाहते कि मुस्लिम शासक ही उनका भला कर सकता है? मैंने यूपी चुनाव का आपको एग्जाम्पल दिया जिसमें ओवैसी साहब ने कहा कि आपके लोगों को, यानी मुसलमान लोगों को मुख्यमंत्री बनने की वहां पर आवश्यकता है। देश में भी आप ऐसे कहेंगे कि पीएम बनने की आवश्यकता है, तभी मेरे मुस्लिम भाइयों की जो भलाई है वो हो पाएगी, उसके भलाई के काम हो पाएंगे। ऐसा मिथ क्यों फैला रहे हैं आप लोग? ओके सुनिए, देखिए पूजा जी, मैं आपको एक बात कहूं, अगर बैरिस्टर साहब ने कोई बात कही है तो वो आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट में कही है? नहीं, हमारे संविधान के अंदर में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता की बातें हैं। टर्न बाय टर्न हमारे यहाँ अगर क्या कहते हैं कोई दलित महिला को हम बीजेपी प्रेसिडेंट बनाती है तो उसका जश्न लेती है कि हमने दलित को बनाया, उसके बाद कहती है हमने ट्राइबल को बनाया। तो एक बात समझ लीजिए कि अगर कोई मुसलमान प्राइम मिनिस्टर की बात करता है, कोई मुख्यमंत्री की बात करता है और उनको आदमी सम्मान से देखा जाता है, तो वो कहाँ संविधान से बाहर है? कौशिक साहब, बात सुनिए, किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। कौशिक साहब ये कह रहे कि वो तो भैया अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं ना, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन से जाके बाहर बात कर रहे हैं? पता नहीं, ओवैसी जी ये तो वही बात आ गई, बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि साहब अगर भला होगा तो तभी होगा। नहीं, देखो मुझे ये लगता है कि वो कहते कि डरने की जरूरत है तो कह सकते थे गैर संवैधानिक बात है। ये तो कोई व्यक्ति ये कह रहा है, पीठ थपथपा रहा है कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, और कुछ लोग आपको डरा रहे हैं, उससे आगे आप निकलिए, बढ़िए, हमारे साथ है ये देश की तरक्की के लिए। तो मैं इस बात को कतई नहीं मानता कि मोहन भागवत जी ने ऐसी कोई बात कही है। ये तो ओवैसी साहब भी कहें कि हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है, मेरे भाइयों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? या देश की तरक्की के लिए हिंदू मुस्लिम एक साथ आ सकते हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूं, ये ओवैसी साहब कह देते। मैं तो ओवैसी साहब से ये पूछना चाहता हूं, क्या जामा मस्जिद से जो अपील होती थी वो बंद हुई कि नहीं हुई? क्या पहले एक खास वर्ग को डराया गया कि नहीं डराया गया? दूसरी बात आप देखिए कि जब उसी हाजी खान साहब आप बताइए। मैं वही कह रहा हूं कि उस वर्ग के बुद्धिजीवी वर्गों से मिलना होता है और ये जिम्मेदारी भी है, ये खान साहब की भी जिम्मेदारी है। ये सच्चाई है कि डरा आज तक राजनीति होती रही, वो डर वाली राजनीति अब खत्म होनी चाहिए कि नहीं? देखिए मैडम, दो जवाब दूंगा, एक कौशिक जी का और एक आपका। देश के मुसलमानों ने 67 साल हिंदुस्तान में किसी मुसलमान पार्टी को नहीं दिया वोट। ओवैसी साहब कल पैदा हुए, बल्कि समाजवादी, कांग्रेस, बीएसपी, आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टी तो नहीं कर रहे ना दुनिया में आप जो एक बार कह रहे, हमने कभी भी हिंदू महसूस तो नहीं कर रहे ना। हमारे मुल्क में जो अच्छा शासक हो, कोई भी पार्टी हो, मैं अपने राष्ट्र के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों से कहूंगा कि सारे हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक उस पार्टी को दे जो हमारे देश के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों। ये बात आपकी सही है, पर लेकिन जो डराने की बात करें आप उस पर क्यों नहीं बोलना चाहते? हम ना डरते हैं ना डराएंगे। जामा मस्जिद से अपील हुई कि नहीं हुई, आप मानते हैं? यकीन हो कि ना हो, बात हुई कि नहीं हुई आपके जमाने में? कौशिक, यकीन हो कि ना हो, या बात तो यकीन अरे डर लगता है क्या? फिर से मैं पूछूं, कई सेलिब्रिटी कहते हैं कि हमको डर लगता है, आपको डर लगता है क्या?
क्या? आपको डर लगता है क्या? भाई बात ये हो रही कि डरने की जरूरत नहीं। और क्यों डरे भाई? क्यों डरे? क्यों डरे? क्यों डरे? जो जाति के नाम पे राजनीति। एक सेकंड हाजी खान साहब, डर लगता है क्या आपको? हाजी खान साहब, आपको डर लगता है क्या? हाजी खान साहब, आपको डर लगता है क्या? कौशिक जी एक सेकंड, आपको डर लगता है क्या हाजी खान साहब? हम मैडम ये कहेंगे, आपको डर लगता है क्या हिंदुस्तान में? पार्टी की अटल जी के जमाने में सर, 6.5 साल आपको डर लगता है क्या? और अब 8 साल के हाथ से इतने ज्यादा हैं वतन में अपने। सर, आपको डर लगता है? सबके भी अखबार निकल सकते डर हैं। लगता है आपको? तूने चाहा नहीं। सर, आपको डर लगता है क्या? चाह रहा छोड़िए, मैं क्या पूछ रही हूँ, डर लगता है आपको? हमारे आपको डर लगता है क्या? इस हिंदुस्तान में डर लगता है क्या? ये हिंदुस्तान आपका है कि नहीं है? क्या मेरे देश का मुसलमान निर्भय तरीके से जी रहा है कि नहीं? हमारे बड़े भाई है। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या मेरे देश का मुसलमान निर्भय तरीके से जी रहा है कि नहीं? देश की आजादी सर, मैं पूछ रही हूँ हमारे मुल्क की। सर, मैं पूछ रही हूँ कि क्या मेरे देश के मुसलमान भाई को डर लगता है क्या इस हिंदुस्तान में रहते हुए? किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई डर लगता है? किसी से डर लगता है क्या? विदेश का डरता, दुनिया का मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। किसी मौत सबके। तो ये डरा डरा के राजनीति करने वाले लोगों को मजा क्यों नहीं चखाते सर? बारी आएगी, उसे जाना पड़ेगा। आपको डरा डरा कर जो राजनीति कर रहे हैं उनके साथ क्यों खड़े हो जाते हैं फिर आप लोग? हम हर उस आदमी के खिलाफ है जो हमारे राष्ट्र के संविधान की धज्जियां उड़ाए, हमारे देश के राष्ट्र कुरैशी साहब की पार्टी रखवाली लगती है क्या आपको? नागरिक का खून क्या आपको ये लगता है कि हम ऐसे सारे गरीबों के खिलाफ खड़े हैं और रहेंगे। उठाएगी? क्या आपको ये लगता है कि AIMIM, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, BSP जिनको आपने वोट दिया, क्या आपको लगता है कि यही आपके हकों की बात कर सकती है? मैडम, अभी मौलाना आजाद फाउंडेशन जो एक कायम किया था कांग्रेस ने, उसकी मानस जो योजना थी उसे खत्म कर दिया गया। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 साल में जब सरकार केंद्र में सबका साथ सबका विकास सबकी बात करने वाले प्रधानमंत्री कितने स्कूल खोले, कितने मेडिकल स्कूल खोले। मुस्लिम इलाके में काम करना होगा मैडम, जिलों को जीतना होगा। हमारा आपका लहू का रंग हल्का और गहरा हो भी सकता है, मगर ये एक जैसे हैं, तेरे आंसू मेरे आंसू, हम सब एक हैं, हिंदुस्तानी हैं और सारे हिंदुस्तानियों को ऊपर ले जाने का उत्थान का काम की कोशिश हो तो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर आ तो रहा है। किस जगह कंप्यूटर दे दिया? कितने कंप्यूटर दे दिए? काली जवानी जमा कर, काली जवानी जमा कर मदरसों के। अब इस पर भी तो ऑब्जेक्शन शुरू हो गया। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए कि नहीं? पिछले 5 साल सर की ना बात कर, यूं बता कि काफिला कहां लुटा, मैं उसकी बात करूं सर। कम टू द पॉइंट सर। मैं आंकड़ा दे दे रहा हूं हाजी खान साहब को। 10,000 से ऊपर मुस्लिम छात्रों को उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर मिले जिन्होंने ग्रेजुएशन पास किया। और उत्तर प्रदेश की बाइट क्या होता है? आप शासन की लिस्ट में जाइए, आप मुझे बताइए। आप ग्रेजुएशन के बाद, अरे सुनिए ना, ग्रेजुएशन के बाद जो छात्रों को कंप्यूटर बांटे गए, चाहे समाजवादी पार्टी ने बांटे चाहे भारतीय जनता पार्टी ने बांटे, क्या मुसलमानों को उठा दिया उसमें से? क्या मुसलमानों को नहीं मिले? अरे स्कॉलरशिप बंद कर दी, अभी 4 दिन पहले बंद करी है मौलाना आजाद फाउंडेशन की। आपको नहीं मालूम? आपको जानकारी नहीं? सरकार जब है क्यों बंद कर रही है? जो कांग्रेस की पॉलिसी है उन्हें खत्म कर दो, मुसलमानों के खिलाफ कर दो। सरकार के पैसे को फाउंडेशन के माध्यम से, सरकार के पैसे को फाउंडेशन के माध्यम से सरकार अपनी योजना लाएगी। देश की पॉलिसी अलग अलग है क्या? बात ये हो रही कि डर वाली राजनीति खत्म होनी चाहिए। बात ये हो रही कि डर वाली राजनीति खत्म होनी चाहिए। डर वाली राजनीति खत्म होनी चाहिए। मुद्दे की बात यह है कि डर वाली राजनीति खत्म होनी चाहिए। कहा गया हो कि मुसलमानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा? आप एक बता दीजिए मुझे। अरे जो योजना का लाभ बता दीजिए। एक सेकंड हाजी साहब, आप भी एक सेकंड, कौशिक साहब एक सेकंड, कुरैशी साहब एक सेकंड आई, कुरैशी साहब एक सेकंड, कुरैशी साहब एक सेकंड। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी मामलों में आप वंचित हैं? तो तमाम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलने का आवाज नहीं, तो उसके लिए जरिया ये कुछ विपक्षी पार्टी लगती है क्या आपको कि आपके हकों की बात वही उठा सकते हैं? जल्दी से मैं हाजी खान साहब बहुत ही 10 सेकंड में ये हाँ या ना में जवाब चाह रही हूँ। क्या आपको ये लगता है कि पॉलिसी आप लोगों के हित के हिसाब से नहीं बनती? क्या आपको लगता है कि आपके साथ बैर भाव रखा जाता है? रखा जाता तो बीजेपी के प्रवक्ता है ना, मैं उसे जवाब लूंगी। आप बताइए, बैर भाव रखा जाता है क्या मेरे मुसलमान भाइयों के साथ? हमारे देश के नागरिकों के साथ भेदभाव करना हमारे राष्ट्र के संविधान। अरे सर गोलमोल बातें नहीं सर, इसलिए नहीं कह रहे कि आप संविधान बोलिए ना, रखा जाता है तो नहीं जाता है तो जवाब ले। हमारे देश के नागरिक जो भी हैं उनके साथ हम वही बात काम करेंगे, हर नागरिक के बराबर काम करेंगे। तो इसलिए जो सरकारों में कोई भी किसी प्रदेश में हो, कोई भी देश में हो, उनको अपने देश के नागरिक चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, पानी बिजली शिक्षा एजुकेशन सारी चीज देना चाहिए। आपके हिसाब से फर्क है? कुरैशी साहब जल्दी से सर। मैं एक सलाह दूं इनको,
कुरैशी साहब क्या बोले थे जल्दी से, मुझे वाइंड अप करना है डिबेट का, जल्दी से बोलिए। छोटी सलाह दूंगा, वक्फ बोर्ड के पास लाखों बोलिए करोड़ शरद। रुपए की प्रॉपर्टीज वो है, आपकी नहीं है, भारत वो की वक्फ बोर्ड की एक प्रॉपर्टी सेकंड हमारी है, एक सेकंड, हमारे एक बाप सेकंड, दादा की है पैसे देना। सर, वो किसी की अरे सरकार आप की सुन नहीं तो है। लीजिए सर, एक बार वो सुन तो लीजिए, बोलिए तो रतन चाचा लीजिए, जी। मैं कह रहा हूं उसका यूज करिए ना। आप क्यों सरकार का मुद्दे, सरकार इस सरकार ने तो 70% पहले से दिल्ली बहुत गिरी हुई है अधिक वक्फ करोड़ों बोर्ड की रुपए प्रॉपर्टी खर्च से। किए हैं माइनॉरिटी BTS के से ऊपर। लेके 5 स्टार वक्फ बोर्ड होटल जो तक, लाखों करोड़ मिलेनियम की पार्क संपत्ति तक। लेके बैठा है, उसका उपयोग समाज के लिए क्यों नहीं करते आप? करिए उसके लिए उपयोग। नहीं करते हैं, आपको क्यों नहीं बनकर करते? हमें जो चाहिए, आता है उसका अरे आप करते हैं। करिए ना। लोगों लाखों की समस्या का करोड़ों की समाधान संपत्ति करते हैं। आपके पास, एजुकेशन के उसका एतबार से उपयोग भी नहीं देगा करेंगे। वक्फ बोर्ड, और सरकार जो हजारों जब करोड़ की 70% संपत्ति कर रही जमीन है, वक्फ बोर्ड के पास पहली है, फिर तो गवर्नमेंट आपको से ज्यादा, सरकारों की जरूरत उसके नहीं है, ऊपर आप आपको खुद क्वेश्चन का का फंड हो। का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा फिर क्या? हमारे देश में। अगर वक्फ बोर्ड की सारी प्रॉपर्टी मुसलमानों को मिल जाए, सरकार से 1 रुपए तो की किसको जरूरत मिली? नहीं। हुकूमत चाहते वो हैं? वक्फ बोर्ड किसका है? हुकूमत चाहते हैं या ये कब्जा वक्फ करने बोर्ड सरकार चाहते ने हैं किया क्या? है। लोग करेंगे। आप ये हुकूमत सरकार चाहते हैं की क्या? दिल्ली जिम्मेदारी है सल्तनत, कि उनको दिल्ली को आजाद सल्तनत करा बनाना के चाहते हैं क्या? सही आप व्यवस्था क्या की चाहते जाए। हैं? दिल्ली की सल्तनत बन जाए? क्या चाहते हैं? दिल्ली की नहीं, सल्तनत वक्फ पे बोर्ड आप किसके राज पास करें? है? आप तो इस तरीके की वक्फ बातें बोर्ड कर रहे हैं। सरकार के दिल्ली पास के है क्या? 70% पर हमारे वक्फ बोर्ड का कब्जा, वक्फ बोर्ड किसका है? किसका है वक्फ बोर्ड? 6% मुसलमान थे जब हुक्मरानी तो फिर क्या चाहते हैं? 94% हिंदू भाई थे उनके बात साथ। जुबान पर आ गई ना, एक हाजी खान के साहब, साथ बात जुबान पर आ गई ना, क्या मौलाना चाहते हैं? जदीद के साथ हुक्मरानी बात की। जुबान पर आ गई ना, क्या बात चाहते जुबान हैं? पे नहीं, बात एकता जुबान के पर आ साथ, गई, भाईचारे के बात साथ, जुबान पर एक चाहते हैं, दूसरे की सल्तनत चाहते हैं रिश्तेदारी की आप उन्होंने- सल्तनत चाहते हैं क्या? औरंगजेब जिसकी बुरा आप कहते हैं सल्तनत हमारे चाहते हैं लोग, क्या? उसकी दादी अरे सर, मुसलमान आप थी, सल्तनत उसकी चाहते बाई हैं कि देश मुसलमान चाहते थी। हैं? ये देश की आप एकता सल्तनत अखंडता चाहते है। हैं कि देश चाहते हैं? आप अपनी सल्तनत चाहते हैं हम कि देश देश चाहते के हैं? संविधान के एतबार से चाहते हैं कि सल्तनत मिली है हर नागरिक को उसका हक मिलना चाहिए। ये अरे कहते हैं। हर नागरिक को तो उसका हक मिल ही रहा है, कौन सा हक नहीं है? आज आप खुलकर यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर बोल पा रहे हैं तो आपके पास हक नहीं है क्या? मैडम, और कैसा हक आप चाहिए? बोलने पे भी यहाँ पे पाबंदी क्या? लगा देंगी? सर कलम कराएंगे क्या? डेमोक्रेसी में, आजादी की उसमें बोलने पे भी पाबंदी लगा देंगी? कैसे लगा देंगी आप? हाँ तो वही चीज ना, और क्या आजादी चाहिए? आप कह रहे हैं कि सबको आजादी चाहिए, और कैसी आजादी चाहिए सर? आपको तो आपको सल्तनत चाहिए, आपकी बात जुबान पर आ गई, आपको सल्तनत चाहिए, वो राष्ट्र को नुकसान सल्तनत चाहिए आपको। मैं कह रहा हूं, आप भारत माँ यही कहते हैं हमारे मानसिकता हिंदू की तो भाई। बात हो रही है ना मैडम, सर। भारत इस माँ कहते हैं मानसिकता हिंदू को भाई, खत्म करना भारत होगा। को, ये देश उसकी किसी जो एक आंखें पार्टी का हिंदू और नहीं, मुसलमान, ये देश एक आंख हर को एक कोई नागरिक छोड़ने का है की कोशिश सर। करेगा, नो हम उसका हाथ नो, तोड़ देंगे और भारत माँ को बहुत सामने बहुत नहीं बेकार देंगे। बात ये आप हम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। ये देश किसी एक का नहीं, ये देश हर एक शख्स का है, हर एक नागरिक का है, और जो इससे ऊपर खुद को समझ रहा है वो तो सिर्फ खुदा ही हो सकता है, और खुदा तो सिर्फ जानते हैं सबका मालिक एक है।